वेरी गुड। अभी देखा था फ्रिक्शन क्लच, अब है फ्लूइड कपलिंग। ये फ्लूइड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर दोनों लगते तो सेम है पर अलग अलग है। कैसे अलग अलग हैं? इनको आज मैं एक ही दिन में दोनों चीजें कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि फ्लूइड कपलिंग अब यूज नहीं हो रही है, इसकी जगह यूज होते हैं टॉर्क कन्वर्टर। अब जो पिछले क्लच देखे थे फ्रिक्शन क्लच, चाहे वो सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क या मल्टीप्लेट वेट क्लच, वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करते थे? फ्रिक्शन के। जो क्लच प्लेट है वो प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के साथ घर्षण करती, फ्रिक्शन करती, और तभी वो इंजन की पावर को गियरबॉक्स के प्राइमरी शाफ्ट को ट्रांसमिट करती है। ये क्या चीज है? गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट। और ये बॉल बेयरिंग है, मगर ये पायलट बेयरिंग है या स्पिगट बेयरिंग इसको बोलते हैं। ये क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में फिट रहता है और ये शाफ्ट यहीं सेंट्रलाइज होती है। अब ये बेयरिंग क्या कर रहा है? इस पर पड़ने वाले सारे बलों को सहन भी कर रहा है और इसको घूमने के लिए एक अक्ष भी प्रदान कर रहा है। सेम बेयरिंग यहां भी है ये, और ये शाफ्ट के जो स्प्लाइन है यही शाफ्ट इसमें ऐसे फिट हुई है। जो आउटपुट शाफ्ट यहां पर लिख रखा है, तो ये इंजन की पावर को गियर बॉक्स को दे रही है, इसलिए ये गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट है। मगर इंजन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये इंजन की आउटपुट शाफ्ट है, ठीक है? तो ये सेम चीज है गियर बॉक्स पर। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उसमें एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स होता है, उस पर हम आगे ट्रांसमिशन में बात करेंगे, ठीक है? यहां पर जो फ्लूइड कपलिंग है, क्लच एक कपलिंग है जो किसी घूमती हुई शाफ्ट की पावर को दूसरी शाफ्ट को ट्रांसमिट करती है जब जरूरत होती है। जब जरूरत नहीं होती तो हम उसको डिसंगेज कर सकते हैं। पर जो डिसंगेज करने के लिए बल लगाया है, जो एक्सियल फोर्स जो कि प्रेशर प्लेट की फिंगर्स को दबाता है, दैट इज अप्लाइड बाय द ड्राइवर। वो ड्राइवर के द्वारा लगाया जाता था बल, और वो बार बार बल लगाने से ड्राइवर क्या है? थक जाएगा तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती। तो और इस फ्रिक्शन क्लच के साथ एक दिक्कत यह भी होती है कि जब उसे छोड़ा जाता है, जब क्लच पेडल को छोड़ते हैं तो कई बार उसमें झटके लगते हैं। उन्हीं झटकों को रोकने के लिए क्लच प्लेट में कुशन स्प्रिंग होती हैं, परंतु बार बार वो झटके लगते रहेंगे तो उससे क्लच प्लेट टूट भी जाती है, स्लिप भी करती है। क्लियर है? उसको दबाने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसकी जगह पर द्रव की काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है। किसके? लिक्विड की, फ्लूइड की। इसमें ट्रांसमिशन ऑयल भरा हुआ रहता है। ये एक पूरी यूनिट है जिसके अंदर दो चीजें हैं फ्लूइड कपलिंग में। एक जो इंजन शाफ्ट के साथ लगी हुई है, इसे कहते हैं इंपेलर। जो ड्राइविंग मेंबर है वो है इंपेलर। और जो आउटपुट शाफ्ट की तरफ लगी हुई है, ऐसा ही सेम रोटर, ये रोटर है, गोल है, ये रिब्स बनी है, और ये इस तरह से बनी है कि जब ये घूमेंगी फ्लूइड के अंदर तो ये फ्लूइड को छलकाएंगी। जब दही मथा है, जब वो फिरकी चलाते हो तो क्या करते हैं? फिरकी जब घूमती तो पूरा दही घूमने लगता है अंदर, उसके अंदर एक संवहन धाराएं बहने लगती हैं, और जब तुम तेज 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 चलाओगे तो क्या होता है? वो छलक के बाहर भी आता है। क्यों आता है? गतिज ऊर्जा के कारण। समझ में आ रही बात? तो जब ये शाफ्ट घूम रही है, इसके साथ ही लगा हुआ ये रोटर भी एक तेल से भरे हुए बर्तन में घूम रहा है। ये कंप्लीट सील्ड यूनिट है। ये तो मैंने तुम्हें सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, इसको काट रखा है ऐसे। इसको मान लिया ये पंखा है जैसे, इसको मैंने सीधे सीधे काट दिया बीच से दिखाने के लिए तुम्हें। ये बंद यूनिट है तो कैसे दिखाई देगी? ये अंदर का भाग दिखा रखा है, और ये यहां पर कप जैसे दिखाए हैं, वो इसलिए कप जैसे दिखाए हैं कि ये फ्लूइड को पकड़ते हैं और ऐसे
छलका देते हैं। ये तुम्हें जस्ट समझाने के लिए। बट ये होते कैसे हैं? ये ऐसे दो रोटर होते हैं जिनमें रिब्स बनी है, ये खाली जगह है, इस एरिया में ऑयल आएगा तो ये इसको आगे को छलकाएंगे। तो जब ये घूमता है, जब ये इंपेलर घूमता है तो घूमने से ये ऑयल को इस टरबाइन की तरफ छलकाता है, जिससे टरबाइन भी घूमना शुरू हो जाती है। पर 500 आरपीएम से 500 आरपीएम तक ये वाली टरबाइन की स्पीड इस इंपेलर की स्पीड के बराबर नहीं होती, स्लिप होती है 100%। मतलब क्या है कहने का कि इंपेलर तो घूम रहा है, उसके साथ टरबाइन भी हल्की स्पीड में घूम रही है, बाहर नहीं निकल रही पावर, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। जो ये इंजन की क्रैंक शाफ्ट को कैसे घूमेगी, इंजन की क्रैंक शाफ्ट को हमने तेज घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक्सीलरेटर पैडल दबाना पड़ेगा, यानी इंजन में फ्यूल की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जब पावर स्ट्रोक में ज्यादा फ्यूल जलेगा तो वो ज्यादा दबाव बनाएगा क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट तेजी से घूमना शुरू होगी। जितना जितना हम एक्सीलरेटर पैडल को प्रेस करते जाएंगे, क्रैंक शाफ्ट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जब क्रैंक शाफ्ट की स्पीड 1000 आरपीएम 1000 आरपीएम के आसपास चली जाती है, तब ये फ्लूइड फ्लाईव्हील से जो प्रेशराइज्ड होकर जो द्रव निकल रहा है वो इस टरबाइन को भी घुमाने लग जाता है। अब जो ड्राइव क्रैंक शाफ्ट की है वो टरबाइन की तरफ ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाती है। इसका जो स्लिप है वो निकालने के लिए यहां पर एक सूत्र लिखा मैंने, N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100 बराबर ये क्या 100 करने से उसकी परसेंटेज स्लिप निकलती है। यह देखा गया है कि यह 500 से 1000 आरपीएम तक ये पूरी तरह से स्लिप करती है। तो ये अशोक लेलैंड की बसों में लगे हुए आते थे पहले से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, पर अब ये नहीं यूज होते हैं। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि चलाते समय वाहन को 1000 आरपीएम से ऊपर जब आरपीएम बढ़ा दिए जाएंगे इंजन के, तभी वो टायरों को पूरा ट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, तभी ऑटोमोबाइल चलना शुरू करेगा। और 3000 आरपीएम पर इसमें सिर्फ 2% स्लिप होती है, यानी तब भी टॉर्क 98% ही ट्रांसमिट होता है। वह ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो फ्लूइड, ये जितनी तेजी से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, तो ये इस टरबाइन से टकरा कर वो फ्लूइड वापस भी लौटता है। जब कहीं फेंका जाएगा, ज्यादा मात्रा में तुम कोई भी चीज फेंकते हो तो वो फैल जाती है, थोड़ा वापस आती है, वो वापस आकर इंपेलर में एक ड्रैग पैदा करती है, यानी इंपेलर की गति को भी कम करने की कोशिश करती। कहां टरबाइन को इससे ज्यादा स्पीड में घूमना था, मगर वो फ्लूइड वहां से टकरा कर वापस इसी की गति को कम करने के काम आने लगा। तो नेक्स्ट में जब ये फ्लूइड फ्लाईव्हील ऑब्सोलीट हुए, चलन से बाहर हुए, इनकी जगह पर एक नया कंपोनेंट आया, उसका नाम है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर नाम सुनो। टॉर्क क्या है? घुमाने की शक्ति, उसको कन्वर्ट करने वाला, यानी घुमाने की शक्ति दूसरी शाफ्ट को भी दे रहा है, पर वह टॉर्क को बढ़ा भी रहा है। जो एक्चुअल काम टॉर्क को बढ़ाने का गियर बॉक्स करता है, वह ये कुछ हद तक ये टॉर्क कन्वर्टर भी करता है। टॉर्क कन्वर्टर और फ्लूइड फ्लाईव्हील देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों ही सील्ड यूनिट हैं, दोनों में ही इंपेलर भी है, ये इंपेलर टरबाइन, ये इंपेलर, ये टरबाइन, यानी एक इनपुट के साथ इंजन शाफ्ट के साथ जो लगा है उसको ड्राइविंग मेंबर जो है वो इंपेलर है, और जो ड्रिवन मेंबर है वो है टरबाइन, जो दोनों ही घूम रहे हैं।
कैसे घूमते हैं ये गति कैसे ट्रांसमिट होती है, इसका एक सीधा सा उदाहरण है। ये टॉर्क ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कपलिंग हो रही है, कैसे ड्राइव एक इंपेलर से टरबाइन की तरफ ट्रांसमिट हो रही है। यहां पर दो पंखे दिखाई दे रहे हैं, ये इंपेलर है, इसका जो कनेक्शन है हमने इसको विद्युत लाइन से जोड़ा है। ये टरबाइन है आउटपुट, इसे हमने कहीं नहीं जोड़ा। अब हम इंपेलर को चलाते हैं, वहां से ऑन कर। अब हमने इंपेलर को चलाया, अब स्पीड बढ़ा दी, अब ये पंखा चला रहा हूं तो ये वाला पंखा भी चलने लग जा रहा है, पर दोनों की स्पीड में फर्क है, क्योंकि ये हवा उससे टकरा रही है, फिर ये हवा को अंदर की तरफ खींचने वाला पंखा है। ये तुम्हें ऐसे ही एक उदाहरण देने के लिए कि किस तरह से टॉर्क ट्रांसमिट होता है। जैसे जैसे हम इसकी आरपीएम बढ़ाते जाएंगे, इंपेलर की इंजन की आरपीएम बढ़ाते जाएंगे, वो फ्लूइड की मात्रा को उठा के इसकी पंखुड़ियों में डाल रहा है और इसे भी चलने को मजबूर कर रहा है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता जा रहा है तो वो तेजी से फ्लूइड को छलका रहा है, इस वाली टरबाइन पे डाल रहा है, और जिससे ये टरबाइन घूमने लग जा रही। पर इसमें देख रहे हो कि पूरा का पूरा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। सेम होता है फ्लूइड कपलिंग में भी, उसमें भी 3000 आरपीएम पर भी ओनली 98% उसकी इफिशिएंसी रहती है, 2% फिर भी वो स्लिप करता है। जबकि क्लच का उद्देश्य क्या है, 100 से 150% तक टॉर्क ट्रांसमिशन हो कितना रहा है, 98%। इस कमी को दूर करने के लिए सेम चीज रखी, सेम सील्ड यूनिट है, एक ये इंपेलर है, ये टरबाइन है। जो ड्रैग इफेक्ट पैदा हो रहा था, जो फ्लूइड वापस रिबाउंड होके इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे दूर करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्टेटर लगा दिया। क्या लगा दिया, स्टेटर, जो खड़ा रहता है। परंतु उसके खड़े रहने से भी काम नहीं चलता, मगर ये जो फ्लूइड उससे टकरा रहा है वो उसे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें फ्री व्हील क्लच लगा दिया जाता है। क्या, फ्री व्हील। साइकिल में देखते हो, जब ब्रेक कितना भी पैडल मारते रहो उसमें कोई असर नहीं, वो फ्री व्हील घूमता ही रहता है डाउन में जब चलती है। सेम चीज, और वो एक ही दिशा में चलेगी, वापस नहीं चलेगी। तो वो बीच में एक स्टेटर टरबाइन। अभी तुमने देखा कि कैसे एक पंखे को चलाया तो दूसरा पंखा अपने आप ही चलने लगा। वो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण, जो गतिज ऊर्जा हवा की उसने बाहर की तरफ को धकेली थी, उसने दूसरे पंखे को चला दिया। यहां पर जो गतिज ऊर्जा है वो फ्लूइड की है। फ्लूइड जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते चला जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल कैसा फोर्स होता है, जो कि केंद्र से बाहर की तरफ को लगता है। अब वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो छलक के जा रहा है फ्लूइड, वो इस टरबाइन पे पड़ रहा है, टरबाइन की ब्लेड्स पे पड़ रहा है और उसे भी सेम डायरेक्शन में घुमा दे रहा है। परंतु जो रिबाउंड होकर आके ये ड्रैग उत्पन्न कर रहा था, उसको दूर करने के लिए यहां पर मैंने एक खड़े चित्र बना रखा है, लाइन। ये इंपेलर है जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ लगा हुआ है। बीच में ये ब्लू कलर से जो है ये स्टेटर है, और ये जो ग्रीन से दिखा रखा है ये है टरबाइन, आउटपुट शाफ्ट। ठीक है।
जैसे जैसे आरपीएम बढ़े इंजन के क्रैंकशाफ्ट के, इसने फ्लूइड को आगे ट्रांसमिट किया काइनेटिक एनर्जी के लिए, वह इस स्टेटर टरबाइन से टकराया। पहले इस स्टेटर में इस तरह से ब्लेड्स बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, जो इसे इसकी तरफ गाइड कर रही हैं, यानी टरबाइन की तरफ गाइड कर रही हैं, टरबाइन से लौट के वापस इधर को नहीं आने दे रही है। अभी ये लो स्पीड पर चल रहा है, तो यहां पर टॉर्क मल्टीप्लिकेशन होता है। इस पे आगे बात करते हैं। ये टॉर्क कन्वर्टर जो है, जो फ्लूइड फ्लाईव्हील था, ये 98% ही टॉर्क को ट्रांसमिट कर पा रहा था, पर जब ये टॉर्क कन्वर्टर बना, इसने ये 2:1 से 3:1, 2:1 से 3:1 तक का टॉर्क को ये बढ़ा देता है। जो टॉर्क रेशियो है, आउटपुट टॉर्क इनपुट टॉर्क, ये 2:1 से 3:1 हो जाता है। ये कैसे हो गया फिर? यहां तो ये 90-80% कर रहा था, यहां तो ये बढ़ाने लग गया। क्रैंक शाफ्ट एक ही चक्कर चल रही है, मेन शाफ्ट को 2 चक्कर घुमा दे रहा है। क्रैंक शाफ्ट एक ही चक्कर चल रही है, मेन शाफ्ट को 3 चक्कर घुमा दे रहा है। कैसे कर रहा? इस स्टेटर की वजह से कर रहा। जो फ्लूइड टकरा कर वापस आके इंपेलर की गति को प्रभावित कर रहा था, ड्रैग उत्पन्न कर रहा था, वो अब नहीं कर रहा है, वो फ्लूइड को टरबाइन की तरफ ही गाइड कर दे रहा है। इसमें भी सेम फंडा है कि जब लो आरपीएम रहते हैं, उस समय टॉर्क ट्रांसमिट नहीं होता है, वो पोजीशन कहलाती है स्टॉल। बट उस समय टॉर्क मल्टीप्लिकेशन होता है, उस समय टॉर्क बढ़ रहा होता है इंपेलर में, और जैसे ही स्पीड को बढ़ाते हैं तो वो बढ़ा हुआ टॉर्क इस टरबाइन को तेजी से घुमा देता है। टॉर्क मल्टीप्लिकेशन कब होता है? स्टॉल के टाइम पर। स्टॉल, STAL, STALL, स्टॉल। ये जो आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट ट्रांसमिशन में जा रही है, तो ये व्हीकल स्पीड को दिखा रही है, और ये इंपेलर इंजन स्पीड। जब इंजन स्पीड और व्हीकल स्पीड दोनों बराबर हैं, तो ये पोजीशन है हाई स्पीड, मैंने इसके साथ लिखा हुआ है। तो जो भी ये फ्लूइड को छलका रहा है, वो फ्लूइड सीधे जाके टरबाइन पर टकरा रहा है, मगर वापस नहीं आ रहा। वापस आने में वो इसी से टकरा के वापस इसी तरफ को जाएगा, वो यहां कोई ड्रैग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि ये देख रहे हो मैंने इसको इस तरह से बनाया, और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि ये फ्लूइड को वापस इंपेलर में नहीं आने देता। ठीक है, तो इस वजह से यह टॉर्क को बढ़ाने का भी कार्य करता है, और यह आजकल बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जितनी भी गाड़ियां एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स वाली हैं, जिनमें सन गियर, स्टार गियर, केज, रिंग गियर एंड मैनी मोर, वो लास्ट में बढ़ाएंगे। जब मैनुअल ट्रांसमिशन के बाद मैनुअल ट्रांसमिशन, देन ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन AMT, उसके बाद आएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसमें समझाया जाएगा कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स कैसे काम करता है। वहां फिर से मल्टी प्लेट वेट क्लच फिर से आएगा। ठीक है, वहां पर फिर और विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी।
So it's enough for the day. Have a great day.